चलिए बच्चों, आज आपके सामने 10th क्लास विज्ञान का सेकंड मॉडल पेपर है और फर्स्ट मॉडल पेपर के क्वेश्चनों को हमने आपसे डिस्कस किया और बोला था आपको 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जिसमें से जो भी अभी आपका 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसमें आपके इन सेट पेपरों से क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। मैंने आपसे बोला था कि आप हमारे द्वारा दिए गए इन 4 मॉडल पेपरों के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए तो कम समय में आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो आज हमारा अगला मॉडल पेपर है जिसमें हमें एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारी ओटियां हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमें दे रखे हैं। पूरा एक पेपर आपको डिस्कस करने के लिए दे रखा है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको सारे क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव उनको आप नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं कि भाई जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए भाई, अभिकारक चाहिए। अभिकारक बोलो या फिर उन्हें हम क्रियाकारक बोलते हैं, अभिकारक। और ये अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, उत्पाद बनाते हैं। क्या बनता है भाई, उत्पाद। ये हमारी एक कोई रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि उत्पाद क्या है भाई, ये तो अभिक्रिया के बाद में बनता है, लेकिन उसने पूछा है हमसे पहले कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, अभिकारक। अभिकारक की जगह पे आपका क्रियाकारक भी लिखा हुआ आ सकता है। तो याद रखना भाई, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अभिकारक। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, हमें एक अभिक्रिया लिखकर दे रखी है कि Fe2O3 प्लस 2Al मतलब एल्यूमिनियम, और बन रहा है हमारा Al2O3 प्लस 2Fe। तो पूछा गया है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है भाई। हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अभिक्रिया हमारी किस प्रकार की है। तो बात करते हैं, देखो इस अभिक्रिया में कि इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास एक अभिकारक Fe2O3 है और एक अभिकारक हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। ये दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और दो अभिकारक हमें देखने को मिल रहे हैं भाई इसके अंदर। तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इधर उत्पाद क्या बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो हमारा ये हो नहीं सकता है। दूसरी हम बात करें इसकी, दूसरे पॉइंट की, तो इसका दूसरा पॉइंट हमें जो दे रखा है ना, वो दे रखा है हमें विस्थापन अभिक्रिया का। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर होता है कि एक ज्यादा क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को क्या कर देता है, वहां से विस्थापित कर देता है। जैसे कि Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करा रहे हैं तो एल्यूमिनियम आयरन को यहाँ से विस्थापित कर देगा और खुद उसके स्थान ले लेगा। तो उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं भाई, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है तीसरा, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से मास्टर ग्रंथि है। भाई मास्टर ग्रंथि का हमें नाम बताना है। तो अच्छे से क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है कि हम पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं भाई, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, पीयूष ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भाई। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर हमने पढ़ा है कि इसके अंदर आयनों का क्या होता है भाई, आदान प्रदान होता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सा वाला, आयनों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है भाई। आयोडीन का सिंबल क्या होता है भाई, हमारे पास आई होता है। आई, आयोडीन जो है एक हमारे पास क्या है भाई, अधातु तत्व है। जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन भी बोलते हैं भाई। हेलोजन श्रेणी के अंदर आने वाला तत्व है हमारे पास हेलोजन। ठीक है, पी ब्लॉक का तत्व है आपका। तो आयोडीन ये जो तत्व है ना, वो एक हार्मोन का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। उसका नाम हमें याद रखना है। तो ये है हमारा क्या, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है ना, वो हमारा निकलता है किस ग्रंथि से, उसका नाम है क्या, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो कि थायरोक्सिन बनाने के लिए हमें क्या होता है, आवश्यक आयोडीन। यदि इसकी कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेंगा रोग। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां दे रखा है कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है भाई। मानव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनका नियंत्रण और
नियमन किसके द्वारा होता है? तो भाई इसका नियंत्रण एवं नियमन हमारे पास जो होता है ना, एक तो है हमारे पास तंत्र का तंत्र और एक है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्रों से निकलते हैं क्या? हार्मोन हमारे। और तंत्र कहाँ है जी? हमारे ब्रेन से रिलेटेड तंत्र, मेरुरज्जु से रिलेटेड होती है। ये सारे सिस्टम मिलकर इन जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं भाई? संचालन करते हैं, उनका नियमन करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तंत्र का और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? खाली स्थान। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है एक बार डिस्कस करते हैं अपन उनको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कार्बन जो है ना, उसकी सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। तो कार्बन की हमने संयोजकता पढ़ी है। कार्बन की बैलेंस यानी संयोजकता कितनी होती है? 4। मतलब वो भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही है उसके। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए भाई। सिरका जो होता है ना, इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है क्या? एसिटिक अम्ल। जिसका सूत्र होता है आपका क्या? CH3COOH। इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या? एसिटिक अम्ल। याद रखना है भाई, एसिटिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए की परत चढ़ाई जाती है भाई। लोहे के जितने भी बर्तन होते हैं, लोहा क्या है? वातावरण में पाई जाने वाली नमी के साथ क्या कर लेता है? क्रिया। और लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है जिससे लोहा क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। उस लोहे को हम जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम परत चढ़ाते हैं किसकी? जिंक की। जिंक की परत उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? जिंक। अगला क्वेश्चन, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी उसको बोला जाता है। क्लियर। आंसर हमारा सक्रियता श्रेणी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है भाई? सामान्य नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है हमारे पास NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भाई, ये बेकिंग सोडा कहलाता है, हमारा खाने का सोडा है। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है भाई? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा और क्या होगा? कार्बन। उनसे मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन में हम मीथेन को ही ले लेते हैं, CH4, जिसका क्या होता है? सूत्र मीथेन हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी आपकी क्या? खाली स्थान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है ट्रू और फॉल्स। सत्य सत्य की बात करते हैं, फटाक से अपन इनको क्लियर करते हैं। सत्य सत्य में क्या क्या दे रखा है? बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं और एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं 22 फरवरी को आपको देखने के मिलेंगे। तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आगे आपका फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है 22 तारीख को, उसमें आपको क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोगों को बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। मैंने बोला था आपसे कि जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा बहुत पढ़कर भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकता है भाई। तो उसको सारे मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर जितने भी दिए गए हैं आपके पास, वो सारे मॉडल पेपरों को मैं कराने वाला हूँ। पहला मॉडल पेपर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, दूसरा अपना ये चल रहा है। बाकी के मॉडल पेपर आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे। तो एक बार सभी लोग इनको देखकर जरूर जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमें है कि सत्य असत्य को सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पुरुषों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं भाई। इस बात को अपन समझते हैं कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या हमारे पास कितनी है? एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है XX और एक होता है हमारे पास XY। तो XX जो होता है ना, वो गुणसूत्र हमारा महिलाओं के अंदर पाया जाता है, महिला। और पुरुषों के अंदर पाया जाता है क्या? XY गुणसूत्र। हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं भाई। देखो, दो लेंस हैं हमारे पास, जिनके एक एक अलग अलग नाम है। एक है हमारे पास कौन सा? अवतल लेंस, अवतल लेंस। और एक है हमारे पास कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो भाई, तो उत्तल लेंस को अपसारी बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा जी? आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो फूल या पुष्प का नर जननांग पुंकेसर है। बिल्कुल सही बात है। पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? इसका नर जननांग कहते हैं। अगला,
कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। बिल्कुल सही बात है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है भाई? वृषण में। तो दूसरी बात आप याद रखोगे, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है भाई? अंडाशय के अंदर। अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं वे आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। गलत, असत्य हो जाएगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग, क्योंकि वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक गुण नहीं कहते हैं। आनुवंशिक गुण वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा का प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना अपवर्तन नहीं। ये गलत हो जाएगा आपका। उसे हम कहते हैं क्या? परावर्तन। परावर्तन हम उसे कहते हैं जब प्रकाश किसी समकीली या खुरदुरी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम यदि लौट जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा परावर्तन कहलाता है। लेकिन यहाँ अपवर्तन दे रखा था इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग करते हैं क्वेश्चनों की। सही जोड़ी बनाने के लिए हमें दे रखा है, बड़ा अच्छा सेट पेपर दे रखा है। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और हो सकता है एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो एक आधा घंटे की क्लास आपको एग्जाम में बहुत अच्छे जबरदस्त नंबर दिला सकती है। तो आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से एक बार रिवीजन कर कर ही एग्जाम हॉल में पहले पहुंचिए। उससे पहले सभी क्वेश्चनों को एक बार आप क्या कीजिए? डिस्कस कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 80 डेसिबल। भाई डेसिबल में हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि की जो आवाज होती है, पिच जो होती है, ज्यादा मात्रा में होती है तो वो क्या कहलाने लगती है? शोर कहलाने लगती है, प्रदूषण कहलाने लगती है। तो 80 डेसिबल क्या कहलाएगा आपका? ध्वनि प्रदूषण। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसका? ई वाला। क्लियर, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगला दे रखा है हमें 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को मैच करने के लिए किससे मैच करें भाई? अच्छा क्वेश्चन है 180 डिग्री के लिए हम। तो ये है हमारे पास, हमारी जो आंखें होती है ना वो 180 डिग्री के कोण पर स्थित होती हैं, जिससे दृष्टि का क्षेत्र क्या हो जाता है? हमारा बढ़ जाता है भाई। तो डी ऑप्शन हमारा इसके सामने पहुंचेगा। क्लियर। अजैव घटक क्या होते हैं भाई? अजीवित घटकों को हम क्या कहते हैं? अजैव घटक कहते हैं, जो जीवित नहीं है। तो ऑप्शन में हम देखें लेते हैं, ए नंबर के ऑप्शन पे हमें दे रखा है क्या? अजैविक घटक, जिसमें हम वायु, मृदा, जल, जलवाष्प और भी अन्य चीजें हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अजैव घटक कहलाते हैं। अगला दे रखा है 25 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 25 सेंटीमीटर हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है भाई, इस बात को याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा एच आंसर इसका। तो स्पष्ट दृष्टि की मिनिमम दूरी कितनी होती है भाई? इस बात को आपने याद कर लिया है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम दूरी कितनी होगी? तो इसको आपको याद रखना है कि अधिकतम दूरी अनंत होती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है परपोषी क्या है भाई? इनमें से हमें देखकर बताना है कि कौन सा परपोषी है भाई। परपोषी मतलब जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी या परपोषी कहते हैं। तो ऐसा हमारे लिए मानव ही है इस ऑप्शन में, कहीं और हमें दे नहीं रखा है। तो मानव हमारा कैसा हो जाएगा? परपोषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग कर रहे थे भाई? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग कर रहे थे। तो हमें दे रखा है निकट दृष्टि दोष से संबंधित कौन सा लेंस हम इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? अवतल लेंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? एफ। क्लियर। तो ये हुई आपकी मैचिंग, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे के क्वेश्चन और दिखाए जाते हैं आपको। आगे अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? एक शब्द वाक्य में उत्तर दे रखे हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ज्यादातर साइंस के क्वेश्चन अभी जो पूछे गए हैं ना, इसी लेवल का, जब से एनसीईआरटी का सिलेबस अपना आया हुआ है, इसी लेवल का पेपर आपसे पूछा जा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने थोड़ी बहुत तैयारी पहले की है, थोड़ी बहुत हमारे मॉडल पेपरों को वो एक बार डिस्कस करे, तो मैंने बोला था आपसे कि जिस व्यक्ति के अभी 40 नंबर लेके आ रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 नंबर वो अपने एग्जाम में इन सेट पेपरों या मॉडल पेपरों के माध्यम से वो बढ़ा सकता है। तो एक बार अगर जोर दे के मैं कहूंगा कि आप एक बार इन सारे जो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको मॉडल पेपर, उनको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर जाइए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है भाई? जो भी जीव जंतु हैं उनके शरीर के अंदर हमारा जो पाचन नली है, जो आहार नली है, उसमें पानी का क्या होता है? अवशोषण। तो उसमें भी हम बात करें तो हमारा जो कौन सा भाग है भाई? आंत वाला भाग है ना, उसमें पानी का अवशोषण होता है। तो आंत वाले भाग के अंदर भी हमारा जो है ना, छिद्रांत वाला भाग, उसमें हमारा क्या हो रहा है भाई?
पानी का क्या हो रहा है भाई, अवशोषण हो रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी होती है। देखो भाई धारा दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास एसी और एक होती है हमारे पास डीसी। एसी धारा को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी धारा को हम बोलते हैं क्या, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। जो डीसी होती है ना वो हमें सेल और बैटरी से मिलती है भाई, सेल और बैटरी से मिलने वाली धारा कौन सी है, और ये हम अलग अलग प्लांट हमने लगा रखे हैं। हमारे घरों में आने वाली जो धारा है ना वो कौन सी है भाई, एसी है। लेकिन उसने पूछा है कि बैटरी से मिलने वाली धारा कौन सी है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा क्या, डीसी यानी प्रत्यावर्ती धारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डीसी यानी दिष्ट धारा, सॉरी दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक बताइए। बड़ा आसान सा मात्रक है भाई, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यकृत से निकलने वाले रस का नाम क्या है भाई, सभी को याद होगा, बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, पित्त रस बोलते हैं उसको। यकृत से निकलने वाले रस को क्या बोला जाता है, पित्त रस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। भाई मनुष्य के शरीर में संवहन क्या कैसे हो रहा है भाई, उसका माध्यम क्या है। तो ऐसा संवहन होने के लिए हमारे शरीर के अंदर देखो भाई धमनियां हैं, सिराएं हैं और हमारा रक्त है। इसके माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है ना, उन पदार्थों का क्या हो रहा है भाई, शरीर के अंदर संवहन हो रहा है। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम बताइए। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और अपन को पता करना है कि यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए हमारे पास है क्या, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, चुंबकीय सुई, जिसको हम कंपास बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सेशन कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चन दिखाए जाते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी लोग एक बार इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला दे रखा है, अम्ल, प्रबल अम्ल को उदाहरण सहित समझाइए। प्रबल क्षार, अम्ल का जलीय विलयन, मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, दंत क्षय कब होने लगता है, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाइए। विषम परमाणु, निम्न की संरचना बनाने के लिए आपसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न की संरचना बनाइए। ये पेंटेन की, मीथेन की, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अलग से एक और दे रखा है, एथेन की संरचना बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे भाई। क्या है कि ये देखो, इतना डीपली यदि साइंस का पेपर यदि कहीं और नहीं जाने वाला है आपका, और इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यदि वो पूछता है, तब भी आप क्वेश्चनों को इनमें से बनाओगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। सारे क्वेश्चनों के इसका सीट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सारे क्वेश्चन आपका पूरा सेट पेपर आपको दे रखा है। तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। आपके टोटल पूरे के पूरे क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। और यदि आपको और भी क्लास के क्वेश्चनों को डिस्कस करना है, हमारी यूट्यूब पर पूरी क्लासेस 10th क्लास का पूरा साइंस आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। ये हैं आपके टोटल 23 क्वेश्चन। तो ये था आपका मॉडल पेपर, और आगे आपके लिए और मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं, जिनमें आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो भाई इसको सभी बच्चे पेपर को बिल्कुल अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और इसको आपकी तरफ फैला दीजिए, जिससे कि जिस भाई का यदि अभी भी तैयारी में कहीं कमजोरी दिख रही है, तो उसको भी ये क्वेश्चन मिल सके। 2 मॉडल पेपर आपको कराए जा चुके हैं। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, अगली क्लास के साथ। आपको कल दोनों मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा।